एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सीरीज। तो आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 26, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 25 चैप्टर्स में गुप्ता एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया है, राइट। लेकिन हम लोग जब भी किसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे सपोज गुप्ता एरा था, राइट, उससे पहले मौर्यन एम्पायर था, तो ये जो सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कैसे हुई है और कैसे किसी भी एरिया में हम लोग ये मानते हैं कि ये एरिया जो है सिविलाइज्ड एरिया है, ये एरिया जो है ये सिविलाइज्ड एरिया नहीं है, ये टाइम सिविलाइज्ड था, ये टाइम सिविलाइज्ड नहीं है। तो इस तरीके की जो डिस्कशंस होते हैं, जब हम प्रॉपर्ली जब हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग वो समझेंगे आज। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे जो सिविलाइजेशन, मतलब अभी के लिए आप लोग ये मानो सिविलाइजेशन जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, गुप्ता टाइम पीरियड हो गया, चाहे मौर्यंस का हो गया, चाहे कुषाण्स का, चाहे कोई भी जो डायनेस्टीज ऐसे शुरू हुई है, उन डायनेस्टीज की शुरुआत आपको पता है नॉर्थ से स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ से स्टार्ट होने के बाद फिर साउथ में हमारी डायनेस्टीज पूरी फैली थी। इसके बाद गुजरात और राजस्थान जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वहां से शुरू हुआ था। इसके बाद ईस्टर्न साइड जो है, जब मैं अभी बात कर रही हूँ ईस्टर्न साइड की, तो ईस्टर्न साइड में हमारा जो अभी का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया आपका, मिजोरम, मेघालय, वो एरिया नहीं, ठीक है। ईस्ट की जब मैं बात कर रही हूँ तो तब आपका बिहार, यूपी, जो आपका सिक्किम वाला एरिया है, नेपाल वाला एरिया है, भूटान वाला एरिया हो गया, असम वाला एरिया हो गया, मैं उन एरियाज की बात कर रही हूँ, और बांग्लादेश वाला जो एरिया हो गया, ठीक है। तो मैं अभी उन एरियाज की बात कर रही हूँ। तो वहां पे यानी कि ईस्टर्न इंडिया की साइड में ये जो सिविलाइजेशन है ये कैसे फैला, हम लोग वो इस चैप्टर में भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बट ये जो चैप्टर है आपका, ये टोटल आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है। ये पार्ट 1 है। आज हम लोग करेंगे साइंस ऑफ सिविलाइजेशन उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न एमपी, ये 2 टॉपिक्स है जो कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं आर एस शर्मा से। और आर एस शर्मा में अगर आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, हर एक इवेंट्स को प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है। तो कोई डाउट अगर आपको फिर भी अगर है तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहला है आपका साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि देखो क्या ऐसे साइंस हैं जो हम लोग देख के ये बोलते हैं कि ये एरिया सिविलाइज्ड है, ठीक है। और क्या ऐसे साइंस हैं जिनको देख के बोलते हैं कि ये एरिया सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो हिस्ट्री रहा है ना अभी तक, हिस्ट्री में किसी एरिया को सिविलाइज्ड रीजन तभी माना जाता है जब वहां पे हमें कुछ खास फीचर्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। अब वो फीचर्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। अ रीजन इज कॉल्ड सिविलाइज व्हेन सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स अपीयर इन द सोसाइटी, यानी कि कुछ ये फीचर्स हैं अगर ये हमको सोसाइटी में दिखते हैं तभी हम बोलते हैं कि ये एरिया सिविलाइज्ड है। सबसे पहला मतलब ये आपके मेन साइंस हैं, ये चारों जहां पे हैं अवेलेबल वही एरिया सिविलाइज्ड माने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ राइटिंग, यानी कि लोगों को लिखना पढ़ना आता हो और जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हो। रिकॉर्ड्स यानी कि जैसे कि आप लोग राजा को टैक्स देते होगे, राइट, तो वो टैक्स का रिकॉर्ड राजा रखता होगा, हर मंथ का या हर हफ्ते का जिस अनुसार से टैक्स लगता होगा, ठीक है। साथ ही आपने कोई ज़मीन खरीदी होगी, बेची होगी, कहीं-कहीं काम किया होगा तो वो आपको सैलरी देता होगा, तो उसने भी कुछ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होगा। तो इस तरीके के जो रिकॉर्ड है वो हमें मिले, लोगों को लिखना पढ़ना आता हो, और इसमें आपके इंस्क्रिप्शंस शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो मैंने आपको अभी बताया वो, ठीक है। तो अगर किसी भी रीजन से हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो जो एरिया है वो प्रॉपर्ली आपका सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ सिविलाइजेशन अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो वही है नॉलेज ऑफ राइटिंग, पीपल शुड नो कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। राइटिंग हेल्प्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमी। तो अगर लोगों को लिखना आता है तो इन तीनों के रिटन एविडेंसेस हमको मिल जाएंगे। इसके बाद है आपका सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो बेसिकली अगर कोई एरिया सिविलाइज्ड है, वहां पे राजा है, स्टेट है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर है, तो वहां पे टैक्स कलेक्शन सिस्टम होगा ही होगा, ठीक है। तो सिविलाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड जो स्टेट होता है ना, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, उस टैक्स से पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है राजा, ठीक है। तो जो आपका गवर्नमेंट हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ये सभी की सभी जो चीजें हैं ना वो राजा तभी हैंडल कर पाएगा जब राजा टैक्स कलेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। द स्टेट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल, दीज टैक्सेस आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग द किंगडम। तीसरा है आपका मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सिविलाइज सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी होती है, जैसे कि किंग है, ऑफिशियल्स है, पॉलिटिकल सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है ना वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, ताकि आपका क्राइम कंट्रोल में रहे,
डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो ज़्यादा, ठीक है? तो वो है। इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस यानी कि सिविलाइजेशन में सोसाइटी आपकी सिंपल नहीं रहती है, ठीक है? वहाँ डिफरेंट सोशल क्लासेस अपने आप बन जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अलग-अलग आपके प्रोफेशंस के हिसाब से भी जो डिवीजन है वो। तो प्रॉपर एक जो मतलब सोशल क्लास है ना उसका फॉर्मेशन हो तो सोसाइटी बिकम्स डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज प्रीस्ट, रूलर्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस और फर्दर आपका जो वर्ण सिस्टम है मतलब कि सोसाइटी आपकी डिवाइडेड होगी, ठीक है? इसके बाद है आपका फिफ्थ फीचर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क यानी कि सिविलाइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका फार्मिंग ही करता है, ठीक है? कुछ आपके स्पेशलाइज्ड वर्क्स भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे है प्रीस्ट वर्क, कुछ लोग पंडित होते हैं, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कुछ लोग राजा के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसको हम लोग कहते हैं। फिर है प्रोडक्शन वर्क, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट तो बस वही कुछ आर्टिसंस हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर है, हर तरीके का काम यहाँ पे है। सिक्स्थ कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक सरप्लस यानी कि आपकी इकोनॉमी तभी चल पाएगी, कोई भी सिविलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपका फार्मर है वो इतना प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो खुद भी खा सके और बाकी लोगों को भी खिला सके, ठीक है? जैसे कि प्रीस्ट हैं, किंग्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सोल्जर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ये लोग खेती-बाड़ी नहीं करते हैं। तो जो भी लोग फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन सोसाइटी में इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग, ठीक है? तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा अनाज चाहिए ही चाहिए। तो ये अगर 6 चीज़ें अगर किसी भी सोसाइटी में है एग्ज़िस्ट कर रही है किसी भी जगह पे, तो उस रीजन को हम लोग मानते हैं कि वो जो एरिया है वो प्रॉपर्ली सिविलाइज़्ड एरिया है। तो वो 6 साइन्स कौन-से हैं? नॉलेज ऑफ राइटिंग, सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस, स्पेशलाइज़ेशन ऑफ वर्क, इकोनॉमिक सरप्लस। तो ये 6 कंडीशंस हैं, ठीक है? तो अगर कहीं आपसे एग्ज़ाम में ऐसे बनता है एमसीक्यू टाइप्स में कि ऐसे क्या-क्या वो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो एरिया है प्रॉपर्ली सिविलाइज़्ड है, तो ये वो 6 कंडीशंस हैं, ठीक है? तो ये तो था पूरा आपका सिविलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? इसके बाद है आपका सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया यानी कि हमारे इंडिया के ईस्ट साइड की तरफ सिविलाइजेशन आपका कैसे आया, ठीक है? तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुई थी बताओ मुझे? इंडस वैली के किनारे, राइट? गंगा वैली के किनारे। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में सिविलाइजेशन काफ़ी लेट आपकी डेवलप होना शुरू हुई थी। ईस्टर्न इंडिया में आपका कौन-कौन सा एरिया है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपका है ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाला एरिया, फिर है उड़ीसा, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है आपका बांग्लादेश और फिर है आपका असम। ये आपके वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सिविलाइज़ेशन अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के बाकी पार्ट से काफ़ी ज़्यादा लेट डेवलप हुए हैं, ठीक है? तो बेसिकली इन एरियाज़ में ना हिस्टोरियंस को कोई अर्ली रिटन रिकॉर्ड्स का सिस्टम नहीं मिला है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे सिविलाइज़ेशन जो है वो लेट डेवलप हुए हों, ठीक है? तो बस वही है कि ईस्टर्न इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए बाकी इंडिया से तो काफ़ी लेट आपका सिविलाइज़ेशन डेवलप हुआ है। लैक ऑफ अर्ली रिकॉर्ड्स यहाँ पे कोई हमको रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। जो भी हमको मिला है वो मिड 4th सेंचुरी एडी के बाद का है, उससे पहले का एब्सेंट है, ठीक है? तो ये था आपका ये क्या शो करता है दैट सिविलाइजेशन डेवलप्ड स्लोली इन दीज एरियाज। इसके बाद है आपका पीरियड ऑफ डेवलपमेंट 4th से 7th सेंचुरी एडी। 4th से 7th सेंचुरी एडी जो है काफी इंपॉर्टेंट पीरियड था आपका ईस्टर्न इंडिया के लिए। इस टाइम पे ईस्टर्न इंडिया में आप लोग देखोगे काफी मेजर जो चेंजेस है ना हुए हैं, ठीक है? जैसे कि ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी, यहाँ पे रूरल इकोनॉमी आई है, इसको ना पूरा अब बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये आपका वो टाइम पीरियड आ गया है जिस टाइम पीरियड में गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? अब गुप्ता एम्पायर में क्या था? लैंड ग्रांट्स देने का सिस्टम था। तो वो लोग कौन से लैंड ग्रांट देते थे? जो ज़्यादा अनयूज्ड लैंड्स है, राइट? तो किसी ब्राह्मण को दे दिया, अब वो लैंड्स दे दिए जहाँ पे ऑलरेडी ट्राइबल सोसाइटी रह रही है। कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी भी मतलब ट्राइबल ग्रुप में रह रहे हैं, जो बाकी लोग हैं उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। तो अब है क्या? उन लोगों को खेती-बाड़ी करनी नहीं आती है, जो नॉर्मल हंटिंग, फिशिंग वाला काम होता है वही करके अपना गुज़ारा चलाते हैं वो लोग। अब वो वाला लैंड अगर किसी मतलब ब्राह्मण को ग्रांट में मिल गया है, अब वो क्या करेगा वहाँ पे? जंगल वगैरह कटवाएगा, जंगल वगैरह कटवाने के बाद वहाँ पे खेती-बाड़ी चालू करवाएगा, ठीक है? तो जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, वो लोग भी इस टेक्नीक को सीखेंगे, खेती करना सीखेंगे। तो ऐसे कर के आपका धीरे-धीरे करके ईस्टर्न इंडिया में इसी वजह से मेजॉरिटी आप प्लेसेस जो देखोगे ना ईस्टर्न इंडिया के, वहाँ पे लैंड ग्रांट्स की वजह से ही खेती-बाड़ी का सिस्टम और थोड़ा सिविलाइजेशन का सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है? तो वही है 4th से 7th सेंचुरी एडी के आसपास ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। सबसे पहले तो रूरल इकोनॉमी आई, क्यों आई? क्योंकि एग्रीकल्चर आपका एक्सपैंड होने लग गया था, विलेजेस डेवलप होने लग गए थे और इकोनॉमिकली स्टेबल होने लग गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ। एग्रीकल्चर क्यों एक्सपैंड हुआ? क्योंकि ब्राह्मण्स आ गए, अब उन्होंने एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी करवाना शुरू कर दिया। फिर खेती-बाड़ी हुई तो विलेजेस बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये सिस्टम पूरा शुरू हुआ। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड किंगडम्स बिगैन टू डेवलप। इन एरियाज में अब छोटे-छोटे किंगडम्स और
स्टेट्स वगैरह डेवलप होने लग गए, किंग्स ने आपके एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, टैक्स कलेक्शन का पूरा सिस्टम डेवलप किया, ठीक है? तो इस तरीके से। तीसरा आपका इमर्जेंस ऑफ सोशल क्लासेस। अब ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें आ गई हैं, तो ये तो हो गई, सोशल क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी। तो इस पीरियड में आपके ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है वो स्प्रेड हुआ, कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो ये 3 चीजें हुई आपकी कब से कब के बीच में? 4th से 7th सेंचुरी एडी के बीच में, ठीक है? तब जाके मतलब देखो कितना लेट यहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुई है। इसके बाद एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब हमको ना इनके बारे में पता कैसे चला है कि यहाँ पे लेट सिविलाइजेशन शुरू हुए हैं? तो ये इनका आंसर जो है वो है संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है? तो हिस्टोरियंस को ये संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और मेजॉरिटी ऑफ द संस्कृत इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है? और ये इंस्क्रिप्शंस मेनली हमको ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, बंगाल वाला, असम वाला एरिया, इन एरियाज से मिले हैं। इस वजह से हिस्टोरियंस इस बात का दावा कर सकते हैं कि यहाँ पे सिविलाइजेशन काफी लेट स्प्रेड हुआ है, क्योंकि उसका एविडेंस है हमारे पास, ठीक है? तो वही है कि ये जो भी डेवलपमेंट है ये मेनली हमको कैसे पता चले? संस्कृत इंस्क्रिप्शन से पता चले। ज्यादातर संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो थे वो आपके गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करते थे। फीचर्स क्या थे? ज्यादातर गुप्ता एरा से हैं। दे मेनली रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स गिवन बाय रूलर्स, और इनमें ना ज्यादातर जो लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, आप किसी स्पेसिफिक लैंड को ग्रांट कर दिया गया है, तो होता है ना आपने बड़ा बोर्ड वगैरह छपवा दिया, इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा दिया है कि ये लैंड इस राजा ने इस ब्राह्मण को ग्रांट दिया है, ठीक है? इस तरीके से। अब ये ग्रांट्स किसने दिए हैं? फ्यूडेटरी प्रिंसेस ने, लोकल रूलर्स ने, पावरफुल ऑफिशियल्स ने, इन लोगों ने दिए हैं। किसको दिए हैं? ब्राह्मण्स को, वैष्णवाइट टेम्पल्स को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। दीज ग्रांट्स वर यूजुअली मेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है? तो इन लैंड ग्रांट्स की वजह से ही यहाँ पे आप देखोगे जो सिविलाइजेशन है ईस्टर्न इंडिया में वो शुरू हो पाया, ठीक है? इसके बाद है आपका रोल ऑफ रिलीजियस बेनिफिशियरीज। अब देखो जिनको भी ये लैंड ग्रांट्स मिला, चाहे ब्राह्मण्स हैं, चाहे आपके जो मोनेस्ट्रीज को दिए गए, चाहे वैष्णवाइट टेम्पल्स को दिए गए, यहाँ पे इन लोगों ने टेम्पल्स बनवाए, मोनेस्ट्रीज बनवाए, और इस वजह से यहाँ पे सिविलाइजेशन इतना ज्यादा स्प्रेड हो पाया, ठीक है? तो अब इसकी वजह से हुआ क्या? लैंड ग्रांट की वजह से एग्रीकल्चर स्प्रेड हुआ, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड रिलीजन, स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दस दे हेल्प स्प्रेड एडवांस कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। और इस वजह से आपका एक एडवांस कल्चर और सिविलाइजेशन जो है ईस्टर्न इंडिया में बन पाया, ठीक है? इसके बाद है रीजनल स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। अब एक चीज ध्यान से समझना, सिविलाइजेशन आपका आगे ईस्टर्न इंडिया में, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, इनमें कैसे सिविलाइजेशन आया ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा इसके बाद वाला टॉपिक है उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न एमपी, यानी कि उड़ीसा और जो ये एमपी वाला एरिया है यहाँ पे सिविलाइजेशन कैसे आया, ये हम लोग आगे समझेंगे। फिर बंगाल और फिर असम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गई, बल्कि ओवर द टाइम हुआ है। काफी सारे किंग आके चले गए, उसके बाद जाके सिविलाइजेशन प्रॉपर प्रोसेस जो है ना शुरू हुआ है, लोगों को टाइम लगा है। लेकिन ये मेनली जो रीजन जिसकी वजह से सिविलाइजेशन आपका ईस्टर्न इंडिया में हो पाया है वो हुआ है लैंड ग्रांट्स की वजह से, ठीक है? ध्यान रखना। और किस पीरियड में हुआ है? गुप्ता पीरियड में हुआ है, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले ये वाला उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न एमपी वाला, कि यहाँ पे सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ। तो इसको समझने से पहले एक चीज आप लोग देखो, हमारा जो इंडिया का मैप है वो कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे है हमारा उड़ीसा, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखो तो इसका उड़ीसा का ना एक एरिया जो है, ये वाला जो स्पेसिफिक पार्ट है ना, ये कोस्टल एरिया है, राइट? यानी कि समुद्र से पूरा किनारा इसका मिलता है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जब भी कोई राजा है या कोई भी है, उनके लिए ये वाले जो एरियाज होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है गुप्ता पीरियड से पहले ट्रेड जो था वो अपने पीक पे था, ठीक है? रोमन एम्पायर से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और समुद्र के किनारे यूजुअली आपको मोतियां जो पर्ल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और काफी सारे प्रेशियस स्टोन्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है ना, किसी भी किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? अब उड़ीसा के बारे में लोगों को पता था, लेकिन उड़ीसा के बारे में जो मेन लोगों को पता चला ना, वो पता चला अशोका के कलिंग वॉर के बाद। आपको ये पता होगा, अशोका ने कलिंग वॉर किया था, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था पूरे तरीके से। तो अब बात ये है कि यहाँ पे ये जो रीजन है आपका कलिंग रीजन, इसके बारे में किंग्स को ऑलरेडी पता है, तो उड़ीसा फेमस है, उड़ीसा में सिविलाइजेशन है। लेकिन आप अगर देखो कोर जो उड़ीसा है, जो सेंट्रल उड़ीसा है, वहां पे सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन अभी सिर्फ और सिर्फ जो आपका कोस्टल एरियाज है ना, कलिंग वाला जो एरिया है वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। इसको इरेज कर देते हैं एक सेकेंड। हाँ, तो इधर आ जाओ, वही है
सबसे पहला है आपका राइज ऑफ कलिंग। तो कलिंग आपका जो कोस्टल उड़ीसा वाला एरिया है ना, साउथ ऑफ महानदी रिवर के पास लोकेटेड है, उस एरिया को कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। और क्यों हुआ था हमें पता है, अशोका की वॉर हुई थी यहाँ पे। नाउ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम हैड ऑलरेडी बीन स्टैब्लिश इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अब यहाँ जो कलिंग वाला एरिया है ना, वहां पे सिविलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करता था। क्यों, हमें कैसे पता, देखो अशोका ने कलिंग से लड़ाई की, कलिंग का कोई राजा था, अशोका से पहले जो किंग थे ना मगध के, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी कि वो एरिया मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। तो इसका मतलब क्या है कि कलिंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एम्पायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, लेकिन अशोका के आने के बाद थोड़ा लड़ाई-झगड़ा हुआ उनका, तो वो और फेमस हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिविलाइजेशन एक्जिस्ट नहीं करती थी, राजा नहीं था पहले, राजा था पहले, ठीक है? तो यही है वो किंग, किंग खारावेला, मोस्ट फेमस रूलर है खारावेला। ही एक्सपैंडेड हिज पावर एंड इवन एडवांस अप टू मगध। तो इन्होंने एक टाइम पे मगध तक भी अपना जो पावर था ना, अपनी जो टेरिटरी थी वो एक्वायर कर ली थी। नाउ ट्रेड एंड पोर्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी एडी के आसपास जो पोर्ट्स थे उड़ीसा के, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए थे। ठीक है, यहाँ से पर्ल्स, आइवरी, मसलिन क्लॉथ, ये सारी चीजें ट्रेड होती थी। आर्कियोलॉजिकल एग्जैक्टिवेशन जो हमने किया है शिशुपालगढ़ में, कैपिटल ऑफ खारावेला कॉल्ड Kalinganagar discovered Roman objects, foreign goods. These findings show trade connection with the Roman Empire. तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और जब हमने एग्जैक्टिवेशन किया है, तो उनसे हमको एविडेंसेस भी मिले हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है, जो रोमन ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, हमें यहाँ से मिले हैं, कि ट्रेड आपका दोनों साइड से होता था उड़ीसा के कलिंग वाले एरिया से। ठीक है, इसके बाद है अनइवन डेवलपमेंट इन उड़ीसा। यही चीज मैं आपको समझा रही थी जब मैंने यहाँ इंडिया का ऐसे मैप बनाया था, कि ये वाला जो एरिया है, कोस्टल एरिया जो है ना आपका, वहां आप देखो सिर्फ वहीं पे डेवलपमेंट है, वहीं पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो एरिया है ना, वहां पे सिविलाइजेशन पूरे तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कोस्टल उड़ीसा तो आपका डेवलप हो गया, लेकिन जो आपका नॉर्थ उड़ीसा है और जो इंटीरियर जो कोर उड़ीसा है ना, वहां पे अभी तक स्ट्रॉन्ग स्टेट्स नहीं बन पा रहे हैं, ट्रेड ज्यादा नहीं हो रहा है, तो सिविलाइजेशन उड़ीसा में ना काफी अनइवन तरीके से स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो वही है कि ऑल्दो कोस्टल एरियाज डेवलप्ड अर्ली, नदन उड़ीसा जो है वो थोड़ा सा पीछे आपका रह गया था। इट हैड लिटिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड कमर्शियल एक्टिविटी, दस सिविलाइजेशन स्प्रेड स्लोली एंड अनइवनली इन दिस रीजन। तो उड़ीसा में सिविलाइजेशन काफी धीरे और काफी अनइवन तरीके से आपका स्प्रेड हुआ था। ठीक है, इसके बाद है आपके कंक्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो फोर्थ सेंचुरी एडी में पावरफुल किंगडम्स बिगैन टू अपीयर। तो फोर्थ सेंचुरी एडी में ना पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था। यहाँ पे हुआ क्या, पावरफुल गुप्ता रूलर आते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्ता। ठीक है, उन्होंने पूरा अपना कैंपेन चलाया, और इसके बारे में ना हमको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चला है, और उसमें ना कोसाला का, महाकंतारा का, ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है ना, ये आपके नदन उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा और ईस्टर्न एमपी, उन एरियाज में आते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज को गुप्ता एम्पायर के अंदर मिलाने का काम जो है वो समुद्रगुप्ता ने किया है। और जब ये समुद्रगुप्ता के अंदर, मतलब समुद्रगुप्ता ने जब ये काम कर लिया ना, उसके बाद जाके यहाँ पे सिविलाइजेशन आपका शुरू हुआ। ठीक है, तो अब आप देखो, जो आपका कोस्टल एरिया था वो तो पार्ट था ही, अब आपका नदर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया और आपका ईस्टर्न एमपी वाला एरिया, वो भी अब वहां भी सिविलाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो फोर्थ सेंचुरी एडी में ये हुआ, पावरफुल किंगडम्स बिगेन टू अपीयर, ग्रेट गुप्ता रूलर, समुद्रगुप्ता ने कॉन्कर कर लिया था कोसाला, महाकंतारा, ये एरिया नदन और वेस्टर्न उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सेवरल स्टेट, फोर्थ से सिक्स सेंचुरी एडी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान ना काफी सारे आपके स्मॉल किंगडम्स भी उड़ीसा में बन पाए, लेकिन पांच ही ऐसे किंगडम्स हैं जिनको हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके मथारास, फिर है आपके वशिष्ठास, फिर आपके नालास एंड फिर आपके मानास। तो ये कुछ किंगडम्स हैं जो आपके फोर्थ से सिक्स सेंचुरी एडी के आसपास जो है डेवलप हुए थे उड़ीसा वाले एरिया में। तो सबसे पहले जैसे मथारास की बात करें, इन्हीं को हम लोग पितृभक्तास भी कहते हैं। ये आपके काफी पावरफुल रूलर्स थे, और इनके पीक पे ना दे कंट्रोल द रीजन बिटवीन द महानदी एंड कृष्णा रिवर। तो बेसिकली महानदी रिवर से लेके आपका कृष्णा रिवर तक ना जो एरिया था वो पूरा इन्होंने ही अपने अंदर कर रखा था, और मतलब बहुत बड़ी टेरिटरी थी जो इन्होंने एक्वायर कर रखी थी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके वशिष्ठास, रूल्ड नियर द आंध्र बॉर्डर इन साउथ कलिंग। तो आपका जो आंध्र वाला बॉर्डर है वहां तक इन्होंने रूल किया था, साउथ कलिंग वाले एरिया तक। फिर है आपके नालाज, रूल्ड इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ महाकंतारा। तो नालाज जो थे ना, इन्होंने महाकंतारा के फॉरेस्ट वाले एरिया में रूल किया था।
देन है आपके मानास रूल्ड इन द कोस्टल रीजन नॉर्थ ऑफ महानदी। तो नॉर्थ ऑफ महानदी जो आपका कोस्टल एरिया आ जाता है, वहां पे इन्होंने रूल किया था। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो अब डेवलप होने लग गए हैं, ठीक है। नाउ अब इन किंगडम्स ने ना कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स भी थे जो डेवलप किए, जैसे कि आपका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। तो हर एक किंगडम का अपना टैक्सेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हर एक किंगडम की फिक्स्ड थी, ठीक है। जैसे कि हर एक स्टेट ने प्रॉपर अपना एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम बनाया था, किस तरीके से कहाँ से कौन सा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नेंस सिस्टम हो गया, ये पूरा बनाया। फिर आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी वगैरह जो है वो भी इन लोगों ने डेवलप की थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि एक प्रॉपर स्टेट जो थे ये बन चुके थे। इसके बाद है आपका कॉइनेज। तो नालाज ने आपके गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, मानास प्रोबेबली इशूड कॉपर कॉइन्स, और मानास ने आपके कॉपर कॉइन्स किए थे। यानी कि कॉइन्स अगर इशू हो पा रहे हैं मतलब कि इकोनॉमी आपकी काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ऊपर से आप गोल्ड कॉइन का भी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, ऑफिशियल्स को सैलरी दे पा रहे हो, और कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल हो सकता है कि आर्टिसंस और जो पीजेंट्स जो आपके नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है वो कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो आपकी मॉनेटरी इकोनॉमी है वो डेवलप हो चुकी है, यानी कि आप लोग अच्छा खासा पैसा अब बना पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद है आपका सपोर्ट टू ब्राह्मण्स। ऑलमोस्ट ऑल रूलर्स सपोर्टेड ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो जितने भी आपके रूलर्स आए उड़ीसा वाले एरिया में, सबने ब्राह्मणिकल रिलीजन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। दे डिड दिस बाय गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, इनवाइटिंग ब्राह्मण्स फ्रॉम अदर रीजन्स। तो ऐसा कैसे किया, मतलब ब्राह्मणिकल रिलीजन को सपोर्ट कैसे किया उन्होंने, तो लैंड ग्रांट्स दिए ब्राह्मण्स को जो थे इन्वाइट किया गया अलग अलग एरिया से। किंग्स ने आपके वैदिक सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए थे। और ये सैक्रिफाइसेस क्यों किए जाते थे, रिलीजियस मेरिट, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और प्रेस्टीज एंड पावर, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करने के लिए। बेसिकली देखो, अगर किंग अगर वैदिक सैक्रिफाइसेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किंग ये चाहता है कि मेरा जो राज्य है, मेरी जो लोग हैं वो सारे अच्छे रहें, वेल्दी रहें, इस तरीके से हेल्थ अच्छी रहे। और दूसरी चीज, लोगों को लगता था कि किंग हमारे लिए पूजा पाठ ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो लेजिटिमेसी है ना वो स्टैब्लिश कर पाता था किंग। लोगों में मतलब बिलीफ भी आता था किंग को लेके। तो ये था पर्पस। इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ एडवांस कल्चर। तो सिविलाइजेशन सिर्फ कोस्टल कलिंग तक ही लिमिटेड नहीं था, अलग एरियाज में भी फैल चुका था। जैसे कि गोल्ड के कॉइन्स जो है नालाश के हमको ट्राइबल बस्तर वाले रीजन में मिले हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद ये क्या शो करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यूज ऑफ गोल्ड मनी फॉर लार्ज पेमेंट्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू हाई ऑफिशियल्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गोल्ड के कॉइन्स मिलने का मतलब क्या है, कि इकोनॉमी आपकी बढ़िया चल रही है, अच्छा खासा पैसा आप रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद है आपका यूज ऑफ मेटल मनी। तो मानास इशूड कॉपर कॉइन्स विच सजेस्ट मेटल मनी वाज यूज्ड बाय आर्टिसंस, पीजेंट्स। दिस इंडिकेट ग्रोथ ऑफ मोनेटाइज रूरल इकोनॉमी। तो हो सकता है जो आपकी रूरल इकोनॉमी है वहां से शुरुआत हुई हो इनकी, और रूरल इकोनॉमी भी बहुत अच्छा खासा कर रही हो, तो रूरल इकोनॉमी भी आपकी मोनेटाइज हो गई हो। अब रूरल इकोनॉमी में रहते कौन है, तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, जैसे कि आपके आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए। तो ये लोग कॉपर के कॉइन्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू फिस्कल यूनिट्स। तो बेसिकली अब हुआ क्या, स्टेट्स इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय क्रिएटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो बेसिकली एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से अब टैक्स कलेक्शन जो है किया जा सके, ठीक है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। नाउ एग्जाम्पल, मथारास क्रिएटेड अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड महेंद्र भोगा नियर द महेंद्र माउंटेन्स। यहाँ पे एक महेंद्र भोगा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया मथारास द्वारा। दे ऑल्सो रूल्ड ओवर अनदर डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड दंत्यवगु भोगा। तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट इन्होंने क्रिएट किया। These districts were formed in previously backward areas, helping to bring them under the state control। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये मेरा एरिया है इतना, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ ना ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना मैं इनको भी अपने स्टेट में मर्ज कर लूं, मिला लूं धीरे धीरे करके, ताकि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये लोग भी खेती बाड़ी वगैरह करना सीख जाएंगे, कैसे इकोनॉमी चल रही है, हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे। और यहाँ मैं न्यू डिस्ट्रिक्ट बना दे रहा हूँ, जिससे अब यहाँ से ये लोग नए तरीके से टैक्स जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों का ही ठीक है, जो आपके ट्राइबल लोग थे वो एक सोसाइटी का पार्ट बन पाए थे, और जो आपके किंग्स थे उनको नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका अग्रहारास लैंड ग्रांट्स। जो लैंड ग्रांट्स में दिए जाते थे उन्हीं को अग्रहारास कहा जाता था। अब अग्रहारा सिस्टम ये आपको पता है काफी टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आपके मथारा रूलर्स थे ना, इन्होंने काफी सारे लैंड ग्रांट्स दिए थे, ठीक है। तो वही है अग्रहारास का मतलब क्या है, विलेजेस और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। पर्पस क्या होता था, रिलीजियस सपोर्ट और एजुकेशनल एक्टिविटीज उस लैंड पे हो सके, ठीक है।
In some places, these agraharas pay taxes, although normally they were tax free in other parts of India. ये हमें पता ही है. Usually जो land king grant में देता था ना, उस land पे king tax collect नहीं करता था, लेकिन कहीं कहीं हमको उड़ीसा में देखने को मिला है कि इन लैंड पे टैक्सेस भी लिए जाते थे. इसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. तो व्हेन ब्राह्मण सेटल्ड इन ट्राइबल एंड फॉरेस्ट एरियाज, न्यू लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, improved agricultural techniques were introduced. They also improved knowledge of weather and seasons. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो लैंड ग्रांट्स में दिए जाते थे, वहां पे ज्यादातर जंगल होते थे, ट्राइबल एरियाज होते थे. तो जिनको मिला है, अब वो लोग वहां पे प्रोडक्शन तो करेंगे ही, तो जंगल वगैरह काट देते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां पे होती थी. तो जो वहां पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं ना, वो लोग भी ये चीजें सीखते थे. तो एक तो नया लैंड आ गया अब आपके अंडर, आप उस पे खेती बाड़ी कर सकते हो, नई नई टेक्निक्स लोग सीखते थे. तो ये था. इसके बाद है चेंज इन टाइम कैलकुलेशन. तो पहले ना हम लोग ईयर को ना 3 सीजन्स में डिवाइड करते थे और हर एक सीजन आपका 4 महीने का होता था. यूजुअली आपका विंटर, समर एंड रेनी सीजन, और ये 4 महीने के हो गए. इस तरीके से लोगों ने एक साल को डिवाइड कर रखा था. लेकिन मथाराज ने क्या किया, आपका मिड 5th सेंचुरी के आसपास की बात है ये, इन्होंने लूनार मंथ, जो 12th लूनार मंथ है ना, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. अब ये है क्या, इन्होंने क्या किया, एक साल को 12 अलग-अलग महीनों में डिवाइड कर दिया. पहले का सिस्टम क्या था कि हम 3 सीजन्स को 4 महीने में डिवाइड कर रहे हैं. लेकिन अब इन्होंने क्या किया, आपने ये नाम सुने होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये जो पूरे सिस्टम होता है ना, ये आपका कहलाता है लूनार मंथ्स. ठीक है. अब इससे हुआ क्या, लोग ना, अब ऐसा नहीं था पहले कि 4 महीने बारिश का सीजन हमने रखा है तो 4 महीने लगातार बारिश हुई है. कभी-कभी समर्स में हो गई, कभी विंटर्स में हो गई. तो इससे ना लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग जो थे, बारिश पे ही डिपेंड करते थे अपनी फसल के लिए, राइट? तो उनको ये पूरा टाइम कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी था उनके लिए. तो जब ये कैलेंडर आपका इंट्रोड्यूस हो गया, तो इससे जो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, उनको बहुत अच्छे से अब लोग कंडक्ट कर पा रहे थे, प्लान कर पा रहे थे. तो वो काफ़ी सही हो गया था. इसके बाद है स्प्रेड ऑफ राइटिंग इन संस्कृत. तो राइटिंग वाज़ आल्सो नोन इन कोस्टल ओडिशा सिंस 3rd सेंचुरी बीसी. यानी कि उड़ीसा में 3rd सेंचुरी बीसी से ही जो रिटन लिखने का जो सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम जो है, वो एग्जिस्ट किया करता था. ठीक है. लेकिन इंस्क्रिप्शन अप टू द मिड 4th सेंचुरी एडी वर रिटन इन प्राकृत, यानी कि 4th सेंचुरी एडी से पहले वाले जो भी हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, वो सारे प्राकृत में है. लेकिन 4th सेंचुरी एडी के बाद संस्कृत लैंग्वेज ज्यादा यूज होने लग गई थी यहाँ पे. ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिला. तो 350 एडी के बाद संस्कृत बिकेम द मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन. दीज संस्कृत रिकॉर्ड्स वर फाउंड इवन इन रीजन्स बियॉन्ड द महानदी, शोइंग द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड कल्चर. तो बेसिकली उड़ीसा के बाहर जो आपका बांग्लादेश वाला एरिया हो गया थोड़ा सा, वहां भी हमको देखने को मिलते हैं ये इंस्क्रिप्शन. ठीक है, संस्कृत में. इसके बाद है आपका रोल ऑफ संस्कृत. तो संस्कृत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन में संस्कृत काफी इंपॉर्टेंट था. कल्चरल ट्रेडिशन वाइज, प्रॉपर्टी लॉस, सोशल रूल्स, इन सभी में संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल अब ज्यादा होने लग गया था. और ज्यादातर जैसे आपके पुराण और धर्मशास्त्र थे ना, इनका भी ट्रांसलेशन हमको जो था संस्कृत में देखने को मिल गया था. ठीक है. तो किंग ऑल्सो क्लेम टू प्रोटेक्ट वर्ण सिस्टम, और इनके अनुसार किंग का काम है ये कि वो वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखें. ठीक है. तो ये था पूरा आपका. तो बेसिकली किंग खुद को ना ऐसा कहते थे कि मैं वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर हूँ. ठीक है. तो जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये जो सोशल ऑर्डर है ना, इसको मेंटेन करने का काम मेरा है, यानी कि किंग का है. ठीक है. इसके बाद है आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द गैंगेटिक रीजन. नाउ ईस्टर्न इंडिया ना धीरे धीरे आपका कनेक्ट होने लग गया था गैंगेटिक कल्चर से. ठीक है. जो किंग्स थे, वो जो आपके पिलग्रिमेज साइट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका प्रयाग है, ये पिलग्रिमेज साइट है, यहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी का कॉन्फ्लुएंस है. ठीक है. यहाँ पे मतलब जो नहाता है, होली बात जिसको हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा, कुंभ. ठीक है, लास्ट ईयर था अभी. तो ऐसे वो होता है कि नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, वहां जो भी नहाएगा वो होली बात है, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये वो. तो ये आपका देखो, तो अब हुआ क्या, प्रयाग गैंगेटिक कल्चर से ये भी कनेक्ट होने लग गए. तो इस तरीके से सारी चीजें होने लग गई. ठीक है. तो जो आपके पीपल ऑफ उड़ीसा ग्रेजुअली बिकेम कल्चरली कनेक्टेड विद द गैंगेटिक प्लेन. अ वेरी सेग्रेड प्लेस वॉज प्रयाग. इट इज लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगास एंड यमुना. विक्टोरियस किंग ऑफन विजिटेड दिस होली प्लेस एंड टुक अ रिचुअल बाथ. ठीक है. ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट था. तो ये था पूरा हमारा उड़ीसा को लेके. अब नेक्स्ट में ना हम लोग करेंगे बंगाल को कवर, कि बंगाल में कैसे आपका सिविलाइजेशन आया था. ठीक है. तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. बट रिवाइज करने से पहले अगर आपको
जीएस के नोट्स परचेज करने हो तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिविलाइजेशन हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या वो साइंस है जिनसे हमको पता लगता है कि ये कोई एरिया ये प्रॉपरली सिविलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका, हमने सबसे पहले उड़ीसा। हम इस चैप्टर में मेनली जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा उड़ीसा सबसे पहले आता है। तो उड़ीसा में किस तरीके से, आपको पता है कलिंग एरिया ऑलरेडी फेमस था, कलिंग में ऑलरेडी एक एम्पायर स्टैब्लिश था, बहुत बढ़िया अच्छा खासा कर रहा था। लेकिन अशोका के साथ वॉर के बाद वो एरिया और ज्यादा आपका फेमस हो गया। तो ये हमने देखा ट्रेड एंड पोर्ट्स जो है उड़ीसा के कितने इंपॉर्टेंट है, ये देखा। अनइवन तरीके से डेवलपमेंट हो रखा था उड़ीसा में, कैसे वो डेवलपमेंट इवेंचुअली धीरे धीरे करके आया, स्प्रेड हुआ, ये हमने समझा, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे बंगाल में कैसे आपका सिविलाइजेशन आया, ठीक है। तो ये चैप्टर 26 का पार्ट 2 है और ये चैप्टर टोटल आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बेसिकली अगर जिनको नहीं है पता, मैं फटाफट बता देती हूँ। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं आर एस शर्मा से। तो अगर आपने नहीं देखा है सीरीज तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो बेसिकली हमने क्या देखा था अभी तक कि जो हमारा जो बंगाल वाला एरिया ना, पहले की बात समझते हैं, मतलब एंशिएंट इंडिया में बंगाल कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो बंगाल का बहुत बड़ा एरिया ना फॉरेस्ट से भरा हुआ था, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, एग्रीकल्चर उतना नहीं था, बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन कुछ एरिया में आपके सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे उड़ीसा का केस था ना, सिमिलरली अनइवन तरीके से था। तो जब मैं यहाँ पे बंगाल की बात कर रही हूँ तो हमारा आज का वेस्ट बंगाल वाला एरिया और जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो देखते हैं फटाफट से ये कि अर्ली एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन बंगाल। तो सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल शोज अर्ली साइंस ऑफ सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, यानी कि अशोका के टाइम में हम लोगों को मतलब हिस्टोरियंस को अशोका के टाइम का जो इंस्क्रिप्शन मिला है ना, उससे ये पता लगता है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। जैसे कि एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बोगरा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, मेंशन स्टोर हाउसेस कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, यानी कि इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कुछ तो स्टोर हाउसेस से रिलेटेड कि इतना फूड ग्रेन यहाँ पे रखा हुआ है, 5 किलो 10 किलो, इस तरीके से कोई चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अशोका से पहले यहाँ पे रिटन सिस्टम, मतलब राइटिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता था। लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में जानते थे और प्राकृत लैंग्वेज के बारे में अवेयर थे ये लोग, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये पता चली है। दूसरी क्या पता चली है कि स्टोर हाउस में कुछ फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे होती थी, फूड प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दीज ग्रेन्स वर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और यहाँ पे जो ये ग्रेन्स रखे हुए हैं ना, ये आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रखे हुए हैं। तो बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि जो आपका सेटलमेंट्स है वहां पे स्टोर हाउसेस थे, उनमें आपके कॉइन्स रखे जाते थे, फूड ग्रेन्स रखे जाते थे, और इनका यूज होता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, मतलब उनको देने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके किसान है वो इतना प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि वो टैक्स भी दे रहे हैं, और वही जो टैक्स है वो आपका फूड ग्रेन्स है, कॉइन्स है, और उन्हीं को हमने किस में रखा है, स्टोर हाउस में रखा है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, इस चीज का भी हम लोगों को इंडिकेशन जो है मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इस इंस्क्रिप्शन से हमको क्या पता चला, लोकल पीजेंट्स प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे और टैक्सेस दे पा रहे थे, रिलीजियस डोनेशंस दे पा रहे थे। तो बेसिकली पीपल ऑफ द ओरिजिन आल्सो न्यू द प्राकृत लैंग्वेज, फॉलोड बुद्धिज्म, यूज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें हिस्टोरियंस ने कंक्लूड की है उस एक इंस्क्रिप्शन से, समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद दूसरा क्या हमको एविडेंस मिला है, एविडेंस फ्रॉम साउथ ईस्ट बंगाल। An inscription found in Noakhali district, southeast Bengal, shows that people knew Prakrit language. They used Brahmi script. यानी कि हम लोगों को एक दूसरा एविडेंस भी मिला है जो कि आपका नोआखाली डिस्ट्रिक्ट से, ये आपका 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास का ये इंस्क्रिप्शन जो हमको मिला है, इससे पता चला है कि लोग प्राकृत लैंग्वेज के बारे में जानते थे, लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे, मतलब बंगाल के कुछ कोस्टल एरियाज में आपका सिविलाइजेशन जो था वो पहले डेवलप हो चुका था, ठीक है। लेकिन बंगाल का अभी भी काफी मेजर पार्ट था जो बैकवर्ड था, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही है कि ये आपका 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास को बिलोंग करता है। Now, however, for a large part of Bengal, historical information before the 4th century AD is limited. तो जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह हमको मिले ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी एडी तक का क्लियर पिक्चर देते हैं। लेकिन अभी भी मतलब हमको इसके बाद का नहीं पता है, ठीक है। हमको ये पता है कि 4th सेंचुरी एडी में आपका बंगाल में स्टेट फॉर्मेशन शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले क्या था, क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ये अभी भी हमको नहीं है पता, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, राइज ऑफ लोकल रूलर्स। तो अराउंड द मिडल ऑफ 4th century AD, a ruler with the title Maharaja ruled in
पोखरना नियर द दामोदर रिवर इन द बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। कहने का क्या मतलब है, देखो 4th सेंचुरी एडी में बंगाल में आपका स्टेट फॉर्मेशन शुरू हुआ था और इसका हमको एग्जाम्पल मिला है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में। बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में एक किंग है जिनका टाइटल क्या था, महाराजा, ठीक है। वो वहां पे रूल करते थे, कहाँ पे, दामोदर रिवर वाले एरिया में, ठीक है। नाउ अब ये संस्कृत जानते थे, विष्णु जी के डिवोटी थे, ये सब कुछ हमको पता लगा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणिकल कल्चर भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है बंगाल में आपका। और इसी वजह से उन्होंने विष्णु जी के टेम्पल्स जो है बनाने के लिए लैंड जो है ग्रांट में दिए होंगे, जिस वजह से उन लैंड पे विष्णु जी का टेम्पल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमको पता चला है, क्या क्या पता चला है, एक तो महाराजा टाइटल उन्होंने अज्यूम कर रखा था। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रूलर, he knew Sanskrit, he was a devotee of Vishnu, he probably granted land for religious worship. This indicates the spread of Brahminical culture in Bengal, यानी कि बंगाल में भी आपका ब्राह्मणिकल कल्चर एग्जिस्ट किया करता था। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड सोसाइटी। तो द रीजन बिटवीन द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, मेनली मॉडर्न बांग्लादेश वाला जो एरिया है, डेवलप्ड इनटू सेटल्ड एंड कल्चरल रीजन ड्यूरिंग द 5th एंड 6th सेंचुरी एडी। तो बेसिकली जो आपका बांग्लादेश वाला एरिया है ना, वो आपका 5th से 6th सेंचुरी एडी के आसपास आपका डेवलप हुआ है। यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर हमको देखने को मिले हैं इसी टाइम फ्रेम के दौरान, ठीक है। संस्कृत एजुकेशन यहाँ पे काफी ज्यादा स्प्रेड हुई है। तो वही है फीचर्स ऑफ दिस डेवलपमेंट, संस्कृत लर्निंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें हमको 5th से 6th सेंचुरी के आसपास का है बांग्लादेश वाले रीजन में। तो अभी भी अगर आप देखो पूरे बंगाल की अगर हम क्लियर पिक्चर देखें, ये अभी हम बंगाल अज्यूम कर लेते हैं जिसमें हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। ये 4th सेंचुरी से है, ये 5th और 6th सेंचुरी से है। तो इस तरीके से अनइवन तरीके से सिविलाइजेशन जो है बंगाल के कुछ कुछ पार्ट्स में फैला हुआ है, लेकिन बंगाल का अभी भी मेजोरिटी पार्ट है जो कि बैकवर्ड है, पीछे रह रहा है अभी भी, ठीक है। तो वही है यहाँ पे। इसके बाद इधर आओ, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अथॉरिटी। अब इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझना। इनिशियली दिस रीजन वाज रूल्ड बाय गवर्नर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी कि पहले ना इस रीजन पर गुप्ता एम्पायर के गवर्नर्स रूल किया करते थे, ठीक है। लेकिन आपका अप्रोक्सीमेटली 550 एडी के बाद ना ये गवर्नर्स आपके इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे और कुछ एरियाज पर कंट्रोल करने लग गए थे। ये आपको मैंने बताया था कि कैसे जो आपके लोकल गवर्नर्स थे ना, जब ये लोग देखते हैं ना कि जो आपका सेंट्रल अथॉरिटी वो वीक होने लग गई है, ठीक है, राजा तो ऐसे ही है, राजा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो लोकल गवर्नर्स हैं ये पावर में आ जाते हैं और पावर में आने के बाद अब ये स्टेट मेरा है, इस तरीके से वो छोटे से स्टेट के खुद ही किंग बन जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ था कि इनिशियली तो गवर्नर यहाँ पे रूल किया करते थे गुप्ता एम्पायर के। आफ्टर 550 एडी ये गवर्नर जो थे इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर्स बता दिया। और इसके बाद सम एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल वर आल्सो ऑक्यूपाइड बाय रूलर्स ऑफ कामरूपा। तो बेसिकली कुछ एरियाज पर कामरूपा के रूलर्स भी थे। अभी कामरूपा है क्या, तो कामरूपा ने एक एंशिएंट किंगडम था जो आज के असम में लोकेटेड था, ठीक है। ये किंगडम ज्यादातर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर वाला जो बेसिन है ना वहां पे स्टैब्लिश था। तो बस वही है, एंशिएंट असम का मेजर किंगडम था। तो उसके भी कुछ रूलर्स थे जिन्होंने नॉर्थ ऑफ बंगाल का कुछ पार्ट जो था वो एक्वायर कर रखा था। तो अगर आता है कि ये कहाँ पे रूल करते थे, तो असम वाले एरिया में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, राइज ऑफ गौड़ा अंडर शशांक। तो अराउंड आपका 600 एडी तक ना बंगाल एक आपका एक इंडिपेंडेंट एक पावरफुल स्टेट बन गया और बंगाल का नाम क्या पड़ा, गौड़ा, ठीक है। और इसका रूलर कौन था, शशांक इसका रूलर था, ठीक है। ये ना बहुत फेमस है क्योंकि ये ना आपके हर्षा एक किंग थे, उनके राइवल थे, ठीक है। तो बंगाल में अगर आप देखो मेजर पॉलिटिकल पावर जो है बन चुकी है और ये एक आ गए हैं, गौड़ा नाम रख दिया है, शशांक है। शशांक वॉज द एनिमी ऑफ हर्षा, दस बंगाल इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम। तो इसके अंडर अब बंगाल जो है काफी इंडिपेंडेंट और पावरफुल किंगडम की तरह उभर कर आएगा, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, लैंड ट्रांजेक्शन इन नॉर्थ बंगाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नॉर्थ बंगाल में एक प्रोविंस था जिसका नाम था पुंद्रवर्धाना भुक्ति, ठीक है, नॉर्थ बंगाल का रीजन है ये। यहाँ पर आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा यूनिट था। यहाँ पे हिस्टोरियंस को कॉपर के प्लेट्स मिले हैं जिन पे ना लैंड जो आपका सेल होता था और परचेज किया जाता था वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 432 से लेके 433 एडी के आसपास का है, मतलब कि लगभग 100 साल का है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ इसके फीचर्स क्या है, लैंड वॉज यूजुअली परचेज यूजिंग गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनारा। तो लैंड अगर आपको परचेज करने तो आपके पास गोल्ड कॉइन्स होना चाहिए। व्हेन लैंड वॉज डोनेटेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस द रिसीवर्स डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस। और जिसको लैंड ग्रांट दिया गया है उसको टैक्स नहीं देना। These records show the presence of several social groups such as scribes, merchants, artisans, landowners, officials। और ये जो हमको एक मिला है ना प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, इससे हमको एक चीज पता लगी है कि इस टाइम में काफी सारे सोशल ग्रुप्स थे
जो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो रिवील द डेवलपमेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने उसमें बताया भी है कि कैसे आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, ठीक है। तो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट से हमको क्या पता चला है कि लैंड आपका सेल होता था सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के कॉइन्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और उन गोल्ड कॉइन्स को हम लोग दिनारा कहते थे। तो इकोनॉमी मतलब कि आपकी एक मॉनेटरी बेस्ड इकोनॉमी है, काफी अच्छी खासी डेवलप्ड है। दूसरा, जो लैंड आपके रिलीजियस पर्पस के लिए ग्रांट्स में दिए जाएंगे, जहां पे आपके टेम्पल या मोनेस्ट्रीज बनेंगे, वो लैंड आपके टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, स्क्राइब्स हो गए, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, लैंड ओनर्स, सभी। तो बेसिकली आपके एक इकोनॉमी में ये सभी तरीके के लोग जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिकली मेनी लैंड्स गिवन फॉर रिलीजियस पर्पस वर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, अनकल्टिवेटेड, अनटैक्स। तो बेसिकली जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हमको मिले उनसे क्या पता चला है कि जो आपके लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ना, वो ज्यादातर आपके फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, अनयूज्ड लैंड, ठीक है। अनकल्टिवेटेड लैंड और अनटैक्स लैंड ये होते थे वो, ठीक है। जब इसे टेम्पल्स को या ब्राह्मण्स को दिया जाता था ना, तो यहाँ पे वो लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो शुरू करते थे। तो इससे आपका एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपैंड होता था, ठीक है। तो बस वही है, व्हेन दीज लैंड्स वर ग्रांटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, they were brought under cultivation, new settlements were established, thus land grants played an important role in agricultural expansion। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। लैंड ग्रांट्स की वजह से ही एग्रीकल्चर जो है आपका स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं इतना ज्यादा स्प्रेड हो पाया है, ठीक है। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट बंगाल। तो जो आपका डेल्टा रीजन है, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और बहुत सारे रिवर्स आपके मिक्स होते हैं ना, वो डेल्टा रीजन जो है उसको हम लोग समातता बोलते थे। क्या बोलते थे, समातता। ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा था। इस एरिया को समुद्रगुप्ता ने कॉन्क्वेस्ट किया था, और जो लिस्ट है ना, जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्ता ने कितना एरिया अपने अंडर किया था, उस लिस्ट में इस डेल्टा का भी जिक्र है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ समुद्रगुप्ता इन 4th सेंचुरी, यानी कि 4th सेंचुरी तक आते आते ये जो पूरा एरिया था वो समुद्रगुप्ता के अंदर आ गया था। Now, however, it was less influenced by Brahminical culture compared to North Bengal। North Bengal से अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला जो एरिया था ना आपका, यहाँ पे उतना ज्यादा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस अभी नहीं था, ठीक है। तो यानी कि संस्कृत लैंग्वेज का कम इस्तेमाल होता था और वर्ण सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। Later, around 525 AD, a more organized kingdom developed in this region। और बाद में आप देखोगे 525 AD के बाद इस एरिया में एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट जो है वो डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। और वो कौन सा स्टेट डेवलप हो चुका होगा, समातता, ठीक है। और ये बस वही है। इसके बाद इधर आ जाओ, किंगडम ऑफ वांगा। तो ये जो आपका समातता किंगडम था और जो वांगा किंगडम है, ये दोनों सेम है। ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा, समातता और आपका वांगा दोनों सेम ही है, ठीक है। नाउ Another important state, Vanga. Important ruler कौन थे, Samahardeva। Features of the Vanga kingdom, issued many gold coins, developed political organization in the 6th century AD। तो gold coins इन्होंने issue किए थे और 6th century AD तक आते आते एक proper political organization जो था यहाँ पे बन चुका था, ठीक है। तो ये आपका देखो नॉर्थ बंगाल वाला एरिया हो गया कवर, साउथ बंगाल वाला एरिया हो गया कवर। तो धीरे धीरे बंगाल में भी आपका हर एक, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली अब आ गया एक किंगडम, नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे करके ये चीजें हुई हैं। इसके बाद है अदर किंगडम्स इन बंगाल। तो आपका 6th से 7th सेंचुरीज तक आते आते सेवरल अदर स्टेट्स अपीयर्ड। खादगाज इन ढाका रीजन में आ गए थे, किंगडम ऑफ लोकनाथ इन द कोमिला एरिया और kingdom of Ratas। All these rulers issued land grants। They also created agraharas, land grants for Brahmins। तो बस अब ये छोटे मोटे kingdoms हैं जो आपके छोटे मोटे regions में आपके बन जाएंगे, और ये लोग भी land grants देंगे। किसको देंगे, ब्राह्मण्स को देंगे। अब land grants देंगे यानी कि खेती बाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर एक सिविलाइजेशन जो है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्टेट जो है वो अब बनने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ संस्कृत कल्चर। तो लैंड charters from this period show the use of Sanskrit language, sophisticated Sanskrit poetry and meters। This shows the spread of Brahminical culture and education। तो बेसिकली इन रूलर्स ने ना जो लैंड ग्रांट्स दिए थे, अग्रहारास जो सिस्टम बनाए थे, अब वहां पे होगा क्या, वहां पे जो लैंड चार्टर्स है वहां पे संस्कृत पोइट्री लिखी हुई है, सोफेस्टिकेटेड मीटर्स यूज हुए हैं। मतलब कि संस्कृत कल्चर अब यहाँ पे डीपली डेवलप हो चुका है। ऑब्वियसली आपने वो लैंड ब्राह्मण्स को दे दिया है, अब ब्राह्मण्स वहां पे क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, पूरा उन्हीं की तरीके से पूरा वो वहां पे काम करेगा, राइट। इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो नए आपके फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो क्रिएट किए गए, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। अब देखो,
जो नया-नया किंग आएगा ना, उसको उसके दिमाग में जो रहेगा कि मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से चलाना है, वो उस तरीके से चलाएगा। तो इसी वजह से मतलब बहुत सारे किंग्स ने नए तरीके का फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो क्रिएट किए थे। सबसे पहले आपका डांडा भुक्ति लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द बंगाल एंड उड़ीसा। तो डांडा का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, और भुक्ति का मतलब क्या होता है? प्रोविंस। तो बेसिकली ये एक आपका वो बनाया गया, इसका पर्पस था कि जो ट्राइबल पीपल है उनको कंट्रोल किया जा सके, सिविलाइजेशन जो है उसको स्प्रेड किया जा सके। यही चीज यहाँ लिखी है कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बनाने के पीछे का पर्पस था टू कंट्रोल एंड पेसिफाई ट्राइबल पॉपुलेशन, टू स्प्रेड स्टेट अथॉरिटी एंड कल्चर। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट वाज वर्धमान भुक्ति मॉडर्न बुर्दवान रीजन। तो ये था आपका दूसरा यूनिट। ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, एक्सपेंशन इनटू फॉरेस्ट एरियाज। आप काफी सारे जो लैंड ग्रांट्स दिए गए थे वो आपके फॉरेस्ट और मार्शी एरियाज वाले लैंड्स जो थे वो ग्रांट्स में दिए गए थे। जैसे कि है आपका, एक सेकेंड, हाँ, इन फरीदपुर लैंड ग्रांटेड टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाज वेस्ट एंड वाटर लॉक्ड। तो बेसिकली जो एक एरिया था ये फरीदपुर वाला, जो लैंड ग्रांट में दिया गया था ताकि वहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह बन सके, वो आपका देखो वेस्ट था, वो लैंड मतलब काम का नहीं था, वाटर लॉक था, पानी इकट्ठा हो रखा था, कीचड़, ये दल दल ये वाले जो एरिया होते हैं वो वाला एरिया दिया था। नाउ इन कोमिला, कोमिला एक एरिया है, यहाँ जो 200 ब्राह्मण्स को ना लैंड ग्रांट्स दिए गए थे फॉरेस्ट में पूरे, जहाँ पे डियर, बफेलोज, टाइगर, सर्पेंट्स ये रहते थे। तो फरीदपुर का जो लैंड मिला बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए, वहां का क्या सिस्टम हुआ, वहां वो लैंड बेकार है। को मिला जो लैंड मिला 200 ब्राह्मण्स को, ये लैंड पूरा जंगल है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है। तो ये था। तो ये शो करता है कोलोनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इनटू न्यू एरियाज। तो अब यहाँ पे जो लैंड ग्रांट्स ये जो मिले हैं इन लोगों को, ये लोग यहाँ पे पूरा एक्सपेंशन करेंगे, जंगल वगैरह काटेंगे, और जो आपका नए अनयूज्ड एरियाज थे वो अब यूज में लेके आएंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ रिलीजन। रिलीजन कैसे आया? तो 5th सेंचुरी से आपका रिलीजन जो है वो काफी एक्सपैंड करने लगा था बंगाल में, ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों। In earlier centuries, Buddha statues were rare, but in 5th century, Buddha statues began to appear in many places in Bengal. Later, monasteries were also established in Bihar and North Bihar. तो 5th century से अच्छा खासा रिलीजन जो है, चाहे आपका बुद्धिज्म हो गया, चाहे आपका ब्राह्मणिज्म हो गया, ये बंगाल में अच्छे से स्प्रेड होने लग गया था। तो पहले हमको 5th सेंचुरी से पहले अगर कंपेयर किया जाए, बुद्धा के उतने स्टैचूज वगैरह देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन 5th सेंचुरी के बाद काफी सारे स्टैचूज वगैरह हमको बुद्धा के देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर आपका राइज ऑफ सेवरल स्टेट। तो 5th से 7th सेंचुरी तक आते आते 6 स्टेट थे जो बनने लग गए थे बंगाल में, और सबका अपना मिलिट्री कैंप था, इन्फेंट्री थी, कैवलरी सिस्टम था, एलिफेंट्स थे, बोट्स थे, ये सभी चीजें थे। तो दे ऑल्सो डेवलप टैक्स कलेक्शन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अगर अब आप देख रहे हो तो बंगाल आपका वो बंगाल नहीं रहा जो पहले था, अब यहाँ भी धीरे धीरे करके प्रॉपर सिस्टम जो है वो डेवलप होने लग गए हैं। इसके बाद है लैंड ओनरशिप एंड कम्युनिटी कंट्रोल। तो लैंड वॉज यूजुअली ओन्ड बाय इंडिविजुअल फैमिलीज, बट इट्स सेल और ट्रांसफर रिक्वायर्ड कम्युनिटी अप्रूवल। तो बेसिकली जनरली क्या होता था, जो लैंड था ना वो किसी एक इंडिविजुअल फैमिली की होती थी, ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरे फादर की है। लेकिन जब आप कोई लैंड सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो आपको अपने कम्युनिटी का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता था। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके की कम्युनिटी है जो रह रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके की कम्युनिटी रह रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रह रही है। अब यहाँ पे किसी को अगर लैंड अपना बेचना है या खरीदना है तो उसको इस पूरे कम्युनिटी से परमिशन जो था वो लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था। नाउ लोकल कम्युनिटीज कौन कौन? मर्चेंट, आर्टिसंस, लैंड ओनर, स्क्राइब्स, ये सभी लोग थे। ठीक है। दीज ग्रुप्स हेल्प द किंग्स ऑफिशियल मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हीं की मदद से किंग जो था वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से चला पाता था। इवन ऑर्डिनरी फार्मर्स वर कंसल्टेड ड्यूरिंग द लैंड सेल्स, और जब लैंड को बेचा जाता था तो ऑर्डिनरी फार्मर्स से भी ये जो चीजें हैं ये कंसल्ट की जाती थी। इसके बाद है आपका रोल ऑफ किंग। ओवर द टाइम किंग गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर लैंड। धीरे धीरे किंग के पास बहुत सारा कंट्रोल आ गया था लैंड को लेके। The king collected taxes, controlled waste and fallow lands, ग्रांटेड लैंड्स टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो धीरे धीरे किंग्स ने जो आपके वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, इन पर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था, और इसी वजह से लैंड ग्रांट्स देना पॉसिबल हुआ था। अदरवाइज जहाँ पे एक प्रॉपर कॉलोनी एग्जिस्ट करती है वो लैंड थोड़ी आप किसी को ग्रांट में दे सकते हो। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया भी किंग ने अपने कंट्रोल में कर लिया, तब जाके वो लैंड किसी को ग्रांट में दे दिया। ठीक है। तो बेसिकली टू मैनेज दीज ग्रांट्स एन ऑफिसर कॉल्ड अग्रहारिका वाज अपॉइंटेड। ये टर्म आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो अग्रहारिका कौन था? जो भी ये लैंड ग्रांट्स को हैंडल करेगा। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर फेमिलियर विद संस्कृत लैंग्वेज, पुराण, धर्मशास्त्र, दस संस्कृत बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉ। तो धीरे धीरे करके आप देखो बंगाल में भी संस्कृत लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं।
तो हम लोगों ने जो हमारा पार्ट 1 था ना, वहाँ पे सिविलाइज़ेशन के बारे में समझा था कि कैसे किसी एरिया को हम लोग मानते हैं कि ये एरिया जो है वो प्रॉपर्ली सिविलाइज़्ड एरिया है। क्या वो 5-6 पैरामीटर्स थे, ठीक है? अब आप लोग ना एक काम करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वो ऐसे साइन्स हैं जिनसे हम लोग किसी भी एरिया को सिविलाइज्ड मानते हैं। 5 या 6 पॉइंट्स थे, वो मुझे कमेंट्स में शॉर्टकट में लिख देना, मैं समझ जाऊँगी, ठीक है? तो ऐसे 6 पॉइंट्स जो थे उनको बताना मुझे, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे उड़ीसा में सिविलाइजेशन आया एंड देन लास्टली हमने देखा बंगाल में। तो बंगाल में क्या हमको अर्ली एविडेंसेस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह से क्या हम डिकोड कर पाए हैं वो, फिर कैसे आपके धीरे-धीरे करके लोकल रूलर्स आए, कैसे करके प्रॉपर अथॉरिटी जो थी वो एस्टैब्लिश हुई अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग टाइम पर, ठीक है? तो ये था पूरा आपका बंगाल। इसके बाद हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में असम एंड द फॉर्मेटिव फेज, ये 2 टॉपिक्स कवर। तो ये चैप्टर 26 का ना पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जो एरिया है वो सिविलाइज्ड है, कोई एरिया सिविलाइज्ड नहीं है। ये ऐसे क्या 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं जिनको मतलब देख के हमें ये चीज़ पता लगती है कि ये एरिया सिविलाइज्ड है। तो इसको मैंने आपको डिटेल से बताया था ऑलरेडी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, वो अगर कंपेयर किया जाए रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आपकी लेट स्टार्ट हुई थी, राइट? तो जिसमें सबसे पहले हम लोग उड़ीसा का रीजन हम लोगों ने कवर किया कि कैसे आपका उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न एमपी वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे सिविलाइजेशन बाकी इंडियन रीजन्स के कंपैरिजन में कैसे लेट स्टार्ट हुआ था सिविलाइजेशन, ठीक है? तो ये हमने देखा था। तो जब भी हम ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा आज का नॉर्थ ईस्ट है ना, हम वो सारा कवर नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो उड़ीसा, सदर्न एमपी वाला एरिया है, बांग्लादेश वाला एरिया है, असम वाला एरिया है, वो मेजॉरिटी एरियाज़ हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं। तो ये हमने उड़ीसा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने बंगाल वाला एरिया देखा। बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल वाला एरिया और बांग्लादेश वाला एरिया। कि कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आपके सिविलाइजेशन शुरू हुए थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं असम को एंड देन लास्टली हमारा द फॉर्मेटिव फेज। ये 2 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। कैसा लग रहा है सेशन बताना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको ये जो नोट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इनके अलावा अगर आपको किसी भी जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के नोट्स आपको परचेज करने हैं, तो उनको परचेज करने का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो असम की बात करते हैं, तो असम अगर कंपेयर किया जाए मतलब एंशिएंट इंडिया में बाकी अदर रीजन से, तो वहाँ सब बहुत सारे जंगल थे, ठीक है? असम पूरा आपका फॉरेस्ट से भरा हुआ था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी, एग्रीकल्चर काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन इस रीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर था ना, वो था ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसको ध्यान से समझो कैसे, देखो हमारा कुछ ऐसे, एक सेकेंड, हमारा कुछ ऐसे यहाँ से ये पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, राइट? और यहाँ आपका असम वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ हमारी एक रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो यहाँ से एंटर करती है, फिर वो ईस्ट की तरफ फ्लो करने चली जाती है, ठीक है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिवर के किनारे पे आप देखोगे सिविलाइजेशन जो है असम में शुरू हुआ था, ठीक है? इस वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी रिवर के मतलब साइड में कमार रूपा एक पूरा किंगडम था, वो आपका एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? तो समझते हैं सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ कमार रूपा के बारे में। कमार रूपा ना एक आपका स्टेट है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे फैला हुआ था, ठीक है? और ये कहाँ पे था? असम में था। तो कमार रूपा क्या है? एंशिएंट असम का एक स्टेट है। मतलब असम के अंदर ही एक प्रॉपर सिविलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था, वो आपका कमार रूपा था, ध्यान रखना, ठीक है? नाउ कमार रूपा ये आपका ना 6 से 7 सेंचुरी एडी के आसपास ये किंगडम काफी ज्यादा आपका पावरफुल बन गया था। नाउ अब इसको समझते हैं। तो एंशिएंट किंगडम ऑफ कमार रूपा वाज लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। दिस रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि ईस्ट से पूरा वेस्ट तक ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये पूरा आपका स्ट्रेच होता है। और कमार रूपा बिकेम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मेनली इन 7 सेंचुरी एडी। अब एक चीज बहुत ध्यान से आप लोग समझना, जो हमको रिटन एविडेंसेस है, रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह जो मिले हैं ना, जिनमें कमार रूपा पूरा स्टेट का जिक्र हो रखा है, ठीक है? कमार रूपा क्या है? असम का ही एक स्टेट, असम के अंदर एक स्टेट आपका बना है, किंगडम आपका बना है। वो हमें जो एविडेंस मिला है 7 सेंचुरी एडी का मिला है, ठीक है? तो रिटन एविडेंस जो मिला है उसके अकॉर्डिंग तो असम में सिविलाइजेशन 7 सेंचुरी एडी के आसपास शुरू हुई थी, राइट? लेकिन जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको जो एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, उनसे ये पता चला है कि 7th सेंचुरी एडी से पहले ही सिविलाइजेशन असम में एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है? तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो हमको ये बताते हैं कि सेटलमेंट जो थे यहाँ पे 7th सेंचुरी एडी से पहले ही शुरू हो गए थे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अर्ली सेटलमेंट्स की बात यहाँ पे करते हैं।
तो जो आपके हिस्टोरियंस थे उनको इम्पोर्टेंट आपके एविडेंसेस मिले हैं अंबारी जो कि आपके गुवाहाटी के पास है। इनसे ये पता चला है कि सेटलमेंट जो था आपका वो 4th सेंचुरी एडी के आसपास एग्जिस्ट किया करता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे हमको यहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी 7th सेंचुरी एडी से पहले, इसका प्रूफ मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इसके इसके बाद है आपका रिलेशंस विद समुद्रगुप्ता। अब आपको पता है समुद्रगुप्ता वो पूरा एक्सपेंशन कर रहे थे अपने एम्पायर का। तो 4th सेंचुरी के आसपास द पावरफुल गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता रिसीव्ड ट्राइब्यूट फ्रॉम 2 रीजन्स। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो भी एरिया उन्होंने अपने अंदर कब्जे में किया, अब ऐसा था या तो उनको फ्यूडेटरीज बना लेते थे या तो वो एरिया कंप्लीटली उन्हीं के कंट्रोल में रहता था। लेकिन दोनों ही केसेस में टैक्सेस तो उनको मिलते थे, राइट, ट्रिब्यूट जिनको हम लोग कहते हैं। अब वो जो ट्रिब्यूट मिले हैं उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी मेंटेन किया गया होगा। तो उनको ना 2 रीजन से ट्रिब्यूट मिलते थे, एक था दवाका और एक था कमार रूपा, और इनका जिक्र हो रखा है मतलब इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, तो बेसिकली 2 रीजन से उनको टैक्स दिया जाता था। एक आपका दवाका, दवाका कहाँ है? दवाका आज की डेट में ना श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है नगांव एक एरिया है आपका असम में, वहां पे लोकेटेड होगा। तो काफी स्मॉल किंगडम था ये। ठीक है, ना अब समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट दिया गया है इनके द्वारा। इसका मतलब क्या है? ये जो रूलर्स हैं ये इंडिपेंडेंट चीफ्स थे, लेकिन उन्होंने गुप्ता एम्परर की जो सुप्रीमेसी है ना वो एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये फ्यूडेटरीज बन गए थे। ठीक है, तो ये जो चीफ्स थे मेनली आपके रूल किया करते थे ट्राइबल एरिया में, और उन्हीं लोगों से जो भी टैक्स वगैरह होता था, ट्रिब्यूट वगैरह कलेक्ट करके राजा को दे देते थे। तो आपकी ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटी एग्जिस्ट किया करती थी इनके राज्य में। ठीक है, सेम ही आपका कमार रूपा, ये जो किंगडम था ये भी किंग्स को ट्रिब्यूट देते थे। ठीक है, नाउ ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट पेमेंट गिवन बाय स्मॉलर रूलर टू अ पावरफुल किंग इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज हिज सुप्रीमेसी, कि हाँ आप हमसे ऊपर हो, इसलिए उनको दिया जाता था। तो दवाका प्रोबेबली कवर्ड अ पार्ट ऑफ नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कामारूपा इंक्लूडेड द ब्रह्मपुत्र वैली रीजन। तो कामारूपा जो था ये ब्रह्मपुत्र वाला एरिया था, और दवाका जो था ये आपका नगांव वाला एरिया था। नगांव वाला जो डिस्ट्रिक्ट है असम का आज की डेट में, वो वाला एरिया। ठीक है, नाउ ये जो रूलर्स थे जो ट्रिब्यूट देते थे, ये लोकल ट्राइबल चीफ्स थे हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम ट्राइबल पीजेंट्स, और वही आपके फिर समुद्रगुप्ता को दे दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। नाउ अब असम में आपका सेटलमेंट आपका शुरू कब हुआ? तो अंबारी में जो एग्जैक्टिवेशन हुए ना उनसे ये पता चलता है कि आपका असम में सेटलमेंट जो है वो 6 से 7 सेंचुरी तक होने लग गए थे। विलेजेस वगैरह डेवलप होने लग गए थे, सेटलमेंट आपके स्टेबल हो गए थे, इकोनॉमी बेटर हो गई थी। मतलब कि असम में एक ऑर्गेनाइज रूरल इकोनॉमी जो थी वो 6 से 7 सेंचुरी के आसपास डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो वही है कि एग्जैक्टिवेशन जो हुए हैं अंबारी में उनसे ये पता लगा है कि सेटलमेंट्स बिकेम वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द 6 से 7 सेंचुरीज तक। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय इंस्क्रिप्शंस ऑफ दैट पीरियड। और इन डेवलपमेंट का जिक्र एग्जैक्टिवेशन से तो हमको मिले ही है कुछ कुछ चीजें, लेकिन रिटन एविडेंसेस भी हमको इनके मिले हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ 6 से 7 सेंचुरी के बीच में यहाँ पे सेटलमेंट्स जो है वो शुरू हो गए थे। इसके बाद है आपके स्प्रेड ऑफ राइटिंग एंड संस्कृत। तो 6 सेंचुरी एडी की शुरुआत में ना द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज क्लियरली स्टैब्लिश्ड, यानी कि रिटन सिस्टम आपका आ चुका था। संस्कृत लैंग्वेज बिगेन टू बी यूज इन इंस्क्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल आपका लोग भी करने लग गए थे। तो आपका राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया है, इंस्क्रिप्शंस में लिखे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम हो रहा है उन सभी में संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो दिस शोज द स्प्रेड ऑफ एडवांस कल्चर फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन्स टू असम। तो अब गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया से शुरुआत जो हुई थी आपकी सेटलमेंट्स की, वो धीरे धीरे करके अब असम तक भी पहुंच चुकी है। ठीक है, इसके बाद है आपका टाइटल ऑफ कमारूपा किंग्स। द किंग्स ऑफ कमारूपा अडॉप्टेड द टाइटल वर्मान। तो अब जो कमारूपा जो आपका पूरा किंगडम था ना, उनके किंग्स ने ना अपने नाम के साथ एक टाइटल यूज किया था जिसका नाम था वर्मान। ठीक है, मीनिंग क्या है वर्मान का? तो द वर्ड वर्मान मीन्स आर्मर। ठीक है, आर्मर का मतलब क्या होता है? कवच, कि प्रोटेक्टर जो होता है एक तरीके से। ठीक है, वॉरियर का स्टेटस देते हैं वो, इस वजह से इन्होंने ये नाम जो था वो अज्यूम कर लिया था। इट सिंबलाइज द वॉरियर स्टेटस ऑफ द किंग। दिस टाइटल वॉज वाइडली यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज, और ये टाइटल ना सिर्फ ऐसा नहीं असम में, असम के अलावा भी काफी एरियाज में इस्तेमाल होता था, बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? एक लॉ बुक है। दिस टाइटल वॉज एसोसिएटेड विद द क्षत्रिय वॉरियर क्लास। ये टाइटल जनरली आपका जो क्षत्रिय वॉरियर क्लासेस होती थी ना उनके साथ लगाया जाता था, ये बताने के लिए कि ये बंदा जो है क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करता है। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद है आपका सपोर्ट टू ब्राह्मण्स। तो जैसे आपके बहुत सारे रूलर्स रहे हैं वैसे ही आपका असम में भी था। ठीक है, द किंग्स ऑफ कमारूपा स्ट्रेंथेंड देयर पॉलिटिकल पोजीशन by giving land grants to Brahman. These land grants helped in spreading Brahminical culture, bringing new lands under cultivation. तो बेसिकली अगर किसी भी राजा को ना
ये करवाना है, लोगों से मनवाना है कि वो राजा है, वो लैंड ग्रांट्स दे देता था ब्राह्मण्स को, क्योंकि अल्टीमेटली ब्राह्मण्स को सुपीरियर समझा जाता था उस टाइम में सोसाइटी में, ठीक है? नाउ अब किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दिया हुआ है, अब जो अनयूज्ड लैंड है वही दिया जाता था, तो वहाँ पे अब खेती-बाड़ी होगी, पूरे लोग आके बसेंगे वहाँ पे, पूरा सेटलमेंट जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है? और दूसरी चीज़, इससे किंग को क्या फ़ायदा होगा? किंग को ये फ़ायदा होगा कि उनको ब्राह्मण से एक वो मिल जाएगा अप्रूवल कि हाँ, आप किंग हो। तो ब्राह्मण्स मानने लग गए हैं, ब्राह्मण्स ने उनको पूरा अप्रूवल दे दिया है, तो अल्टीमेटली जो लेजिटिमेसी होती है कि लोग भी उनको मानने लग जाएँगे, वो चीज़ स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद है राइज़ ऑफ भास्करा वर्मन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, भास्करा नाम है और वर्मन एक जो टाइटल था वो अज़्यूम कर लिया गया है, ठीक है? तो 7th सेंचुरी में एक पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था भास्करा वर्मन, came to power. Important features of his rule: he controlled a large part of Brahmaputra Valley. His kingdom also extended beyond this region. Under him, Kamarupa became an important political state in Eastern India. तो कमारूपा किंगडम के ये एक राजा थे भास्करा वर्मन, और इन्होंने काफी अच्छा खासा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। ब्रह्मपुत्रा वैली वाला जो लार्ज एरिया था वो इनके कंट्रोल में आ गया था, ठीक है? और ब्रह्मपुत्रा वैली के बियॉन्ड भी जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, थोड़ा चाइना वाला जो एरिया आ जाता है, वहां भी इन्होंने अपना एम्पायर जो है एक्सपैंड कर लिया था, ठीक है? तो इनके ऋण में ना जो कमारूपा किंगडम है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेट जो था ईस्टर्न इंडिया में बन चुका था। इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ऑल्दो ब्राह्मणिज्म वाज इन्फ्लुएंशियल, बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड इन असम। यानी कि ब्राह्मणिकल कल्चर तो था ही, लेकिन साथ में आपका बुद्धिज्म भी एग्जिस्ट करता था। एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम द विजिट ऑफ फेमस चाइनीज ट्रैवलर Zhongzhang, also known as Hongsang. He visited the kingdom of Kamarupa in the 7th century and described it in his travel accounts. तो बेसिकली ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ये आए थे और इनके द्वारा जो लिखे हुए रिटन रिकॉर्ड्स है ना, उनसे हमको पता लगा है कि बुद्धिज्म भी आपका एग्जिस्ट किया करता था। कमारूपा एक किंगडम था जो 7th सेंचुरी में लोकेटेड था यहाँ पे। तो ये जो सारी चीजें, इनका जो एविडेंस है वो हमको इनके द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड्स में मिला है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे असम की बात करूं कि असम में हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहली चीज तो असम में जो सिविलाइजेशन का जो रिटन रिकॉर्ड हमको मिलना शुरू हुआ है वो 7th सेंचुरी का मिलना शुरू हुआ है। लेकिन जो एग्जैक्टिवेशन हम वगैरह हम लोगों ने किया, उनसे हमको एक चीज पता चली है कि सिविलाइजेशन 7th सेंचुरी से पहले ही शुरू हो गई थी, ठीक है? तो वही है कि कमारूपा एक किंगडम था। इसके बाद अर्ली सेटलमेंट्स कैसे हमको देखने को मिले, क्या क्या एग्जैक्टिवेशन जो चीजें मिली हैं हमको, उनसे ये पता चला कि 4th सेंचुरी एडी में भी यहाँ पे पूरा जो एम्पायर था वो एग्जिस्ट किया करता था, सेटलमेंट एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है? फिर समुद्रगुप्ता आ गए, समुद्रगुप्ता ने काफी एरिया अपने अंदर कर लिया था। काफी सारे किंग्स थे जो इनको ट्रिब्यूट दिया करते थे, जिनमें से ये 2 भी थे जो आपके असम वाले एरिया से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? इसके बाद आपका सेटलमेंट आपका धीरे-धीरे बढ़ा, फिर कैसे आपका राइटिंग एंड संस्कृत सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ। देन इसके बाद जो आपके कमरूपा जो किंग्स थे, उन्होंने टाइटल अज़्यूम किया था वरमान का, तो जिन भी किंग के आगे वरमान देखने को मिल जाता है, हम समझ जाते हैं कमरूपा किंग थे, ठीक है? वरमान का मतलब क्या होता है? आर्मर, आर्मर मतलब प्रोटेक्टर, कवच जो होता है ना वो, ठीक है? तो ये था, फिर इन्होंने भी काफ़ी ब्राह्मण्स को सपोर्ट किया। फिर इसके बाद आपका भास्कर वर्मन आए, कैसे एक इम्पोर्टेंट एक मतलब कमरूपा किंग बन गए। उनका जो पूरा स्टेट था काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, ठीक है? फिर हमने देखा कि बुद्धिज़्म भी एग्ज़िस्ट किया करता था ब्राह्मणिज़्म के साथ-साथ, ठीक है? तो ये था हमारा असम, तो हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा बंगाल हो गया, हमारा असम हो गया, तो हमारा ईस्टर्न पार्ट जो था वो कवर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा द फॉर्मेटिव फेज़। फॉर्मेटिव फेज़ का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव फेज़ का मतलब होता है वो टाइम, मतलब वो शुरुआत का जो टाइम होता है ना, मतलब शुरुआत का टाइम जब कोई सिविलाइज़ेशन या कोई सिस्टम जो है आपका डेवलप होना शुरू हो रहा था, ठीक है? तो बेसिकली आपका जब कोई सोसाइटी या कोई भी जो डेवलपमेंट होता है, वो जो अपने बेसिक स्टेज पे होता है, तो कैसे वो बेसिक स्टेज से एडवांस स्टेज की तरफ डेवलप हो रहा होता है ना, वो पीरियड आपका कहलाता है फॉर्मेटिव फेज़, ठीक है? तो इस पीरियड में आपके इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, कल्चर आपके डेवलप होते हैं, इकोनॉमी आपकी ग्रो होती है। तो वो जो फेज़ होता है ना डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव फेज़, ठीक है? तो एंशिएंट इंडिया में सिविलाइजेशन जो है ना, सबसे पहले डेवलप आपकी हुई थी कहाँ पे? इंडस वैली वाले एरिया में और गंगा वैली वाले एरिया में, ठीक है? जो आपका मगध वाला एरिया था, ठीक है? लेकिन ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि आपका जो ईस्टर्न एमपी वाला एरिया है, उड़ीसा वाला, बंगाल वाला, बांग्लादेश वाला, असम वाला, इन एरियाज़ में सिविलाइजेशन काफ़ी आपकी लेट शुरू हुई थी। क्यों लेट शुरू हुई थी? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट थे, ट्राइबल पॉपुलेशन
बहुत ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर काफ़ी लिमिटेड था, तो सेटलमेंट काफ़ी कम था, ठीक है? तो इस वजह से जो हिस्टोरियंस है ना, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सिविलाइज़ेशन है ना, ये ग्रेजुअली यानी कि टाइम के साथ धीरे-धीरे करके डेवलप हुई और मेन रीज़न जो था वो क्या था? लैंड ग्रांट्स, जिनकी वजह से आपका जो सिविलाइज़ेशन है इन एरियाज़ में इतना डेवलप हो पाया था, ठीक है? तो वही है टाइम पीरियड ऑफ द फॉर्मेटिव फेज़। द फॉर्मेटिव फेज़ ऑफ सिविलाइज़ेशन इन ईस्टर्न इंडिया मेनली अकर्ड बिटवीन 4th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी तक। तो बेसिकली फॉर्मेटिव फेज़ क्या है? 4th सेंचुरी से लेके आपका जो कि आपके गुप्ता एरा से बिलोंग करते हैं। तो मतलब अब जो गुप्ता कल्चर है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा था। ठीक है? तो वही है कि स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय गुप्ता एम्पायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा है, केम डायरेक्टली अंडर गुप्ता रूल। In other regions, Gupta influence is seen through the use of Gupta era dates and inscription, cultural and administrative practices. तो बेसिकली हमको कैसे पता लगा है इंस्क्रिप्शंस में जो डेट लिखी हुई है वो गुप्ता एरा से बिलोंग करती हैं, जो लिखने का स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, जिस तरीके से चीजें बताई गई हैं वो सारे के सारे गुप्ता स्टाइल से काफी मैच करती हैं, ठीक है? तो कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो है हो रखी है वहां पे, वो भी सारी की सारी वही हैं जो गुप्ता एम्पायर में होती थी, ठीक है? इसके बाद है दस कॉन्टैक्ट विद द गुप्ता एम्पायर हेल्प एक्सेलरेट द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो बेसिकली क्योंकि अब गुप्ता एम्पायर के साथ कॉन्टैक्ट बन पाया ईस्टर्न इंडिया में, इस वजह से सिविलाइजेशन जो है ईस्टर्न इंडिया में इतने अच्छे से स्प्रेड हो पाई, ठीक है? नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन बंगाल, सेवरल न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड बाय फ्यूडेटरी रूलर्स। तो आपको पता है फ्यूडेटरी पूरा सिस्टम, तो बंगाल में कई सारे नए स्टेट्स आपके बन पाए थे फ्यूडेटरीज की वजह से, ठीक है? अब इनके फीचर्स क्या है? मेंटेन लार्ज मिलिट्री फोर्सेस, हैड प्रोफेशनल आर्मीज कंसिस्टिंग ऑफ elephant horses infantry boats to maintain these armies. Rulers collected regular taxes from the rural communities. now अब है क्या? तो बेसिकली एक चीज देखो आप लोग, अगर आप इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर पा रहे हो यानी कि आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस उनका करना पड़ेगा, और ये सब कब पॉसिबल है? जब आपके पास अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके बंगाल वाला एरिया है वो ज्यादातर फ्यूडेटरीज की वजह से इतना बढ़िया आपका सिविलाइजेशन वहां पे शुरू हो पाई थी, ठीक है? इसके बाद है आपका स्प्रेड ऑफ संस्कृत एंड राइटिंग। अब 5th से 6th सेंचुरी एडी के आसपास क्लियरली शोज द लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ राइटिंग एंड संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड ग्रांट्स, रिलीजियस एक्टिविटी। अब गुप्ता टाइम से ही संस्कृत लैंग्वेज इंपॉर्टेंट आपकी हो गई थी, ये पता है हमें। तो जब गुप्ता का पूरा ज्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से भी संस्कृत लैंग्वेज के कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था एज अ मेन लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप हो गई थी, राइटिंग सिस्टम आ गया था, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में लोग जानते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड आप रख रहे हो वो संस्कृत में है, लैंड ग्रांट्स जो दे रहे हो वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज जो हो रही है वो मतलब ये सभी कुछ आपकी संस्कृत में हो रही है, ठीक है?
इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। तो इस पीरियड के आसपास बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म जो है एक्सपैंड हुए थे आपके ईस्टर्न इंडिया में। विद इन ब्राह्मणिज्म टू इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस डेवलप्ड, शैविज्म जिसमें शिव जी की पूजा होती है, वैष्णविज्म जिसमें विष्णु जी की पूजा होती है, राइट। तो इस पीरियड के आसपास ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ही कल्चर आपके, दोनों ही रिलीजन आपके ग्रो हुए थे। ब्राह्मणिज्म में भी आपके दो फॉर्म्स आ गए थे, एक तो शिव जी की वर्शिप का और एक विष्णु जी की वर्शिप का। तो ये दोनों फॉर्म्स थे। दिस रिलीजियस ट्रेडिशन स्प्रेड थ्रू, और ये जो आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, ये लैंड ग्रांट्स की वजह से, टेम्पल्स की वजह से और ब्राह्मण सेटलमेंट्स की वजह से फैल पाए थे इन एरियाज में, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लैंड ओनरशिप। अब आपको ये चीज पता होगा कि इस पीरियड में आपका लैंड सिस्टम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। पहले क्या होता था, लैंड जो था वो कम्युनिटी के कंट्रोल में रहता था। तो अगर आपको लैंड को बेचना है तो आपको कम्युनिटी की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो विलेज कम्युनिटी ही है जो डिसाइड करेगी लैंड का सेल कैसे होगा, लैंड का इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन अब जो लैंड है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह डेवलप हो रही है, ठीक है। तो लोग अब खुद लैंड बाय कर सकते हैं, लोग अब खुद लैंड जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब लैंड परचेज होता कैसे था, तो लैंड बाय करने के लिए गोल्ड के कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। तो एक इकोनॉमी आपकी मोनेटाइज्ड है, बहुत बढ़िया कर रही है, राइट। तो वही है डेवलपमेंट ऑफ लैंड ओनरशिप। अर्लियर लैंड वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय कम्युनिटीज और ट्राइब्स, लेकिन ग्रेजुअली ये चेंज आया, आपका प्राइवेट ओनरशिप आ गई। लैंड जो है वो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो खुद ही। और हमको जो एविडेंसेस मिले हैं उससे ये पता चला है लैंड वाज समटाइम्स परचेज यूजिंग गोल्ड कॉइन्स। ये इंडिकेट करता है ग्रोथ ऑफ मोर एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो इससे पता चलता है जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया जो है कर रही है। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली सिविलाइजेशन का बेस था आपका एग्रीकल्चर। इस पीरियड में एग्रीकल्चर काफी अच्छा खासा डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंडेंट on strong agricultural production. Agriculture during this period was based on iron plugshare farming, wet rice, paddy cultivation, knowledge of agricultural techniques. तो ये वो तीन कारण थे जिस वजह से आपका जो एग्रीकल्चर था वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो पाया था। आयरन प्लग शेयर का मतलब क्या है, आयरन टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इससे फॉरेस्ट जल्दी आप क्लियर कर पा रहे हो, डीप प्लगिंग पॉसिबल हो पाई है। वेट राइस पैडी कल्टीवेशन, तो ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल ज्यादा था, इसीलिए ये जो आपका पेडी कल्टीवेशन का जो मेथड है, पेडी ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहते हैं हम लोग, ये हो पाया। एक आपके फेमस पोएट थे कालिदास, उन्होंने मेंशन किया था कि जो वांगा डायनेस्टी जो थी ना उसमें फार्मर्स जो थे वो पेडी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते थे। तो ये आपका एक एडवांस फार्मिंग टेक्निक था जो इस टाइम पे लोगों को पता था, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो इनका इस्तेमाल लोग करते थे। दीज मेथड्स हेल्प इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, और इन मेथड्स की वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा हो पाया था। ये है नेक्स्ट पेडी कल्टीवेशन इन वांगा। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो फेमस पोएट थे कालिदास, उन्होंने मेंशन किया था कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेडी सीडलिंग्स इन वांगा, यानी कि बंगाल में होता था ये। दिस मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग यंग राइस प्लांट्स इन वेट फील्ड। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत जो छोटे पौधे होते हैं उनको लगा दिया जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको बड़े फील्ड में डाल दिया जाता है, राइट। नाउ हाउएवर हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर वेदर दिस मेथड वाज लोकल, इंडिजीनियस और बोरोड फ्रॉम मगध। यानी कि हिस्टोरियंस को ये नहीं पता कि ये जो पेडी ट्रांसप्लांटेशन का जो ये मेथड है ये लोगों का खुद का इन्वेंट किया हुआ था, या फिर जो मगध से कुछ इन्फ्लुएंस आया हो, मगध की टेक्निक लोगों ने अपना ली थी, ठीक है। इसके बाद है अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सम रीजन्स वर नोन फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स, कुछ एरिया में कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स आपकी उगाई जाती थी। जैसे कि नॉर्थ बंगाल हाई क्वालिटी शुगर केन प्रोड्यूस करता था, तो ये काफी फेमस था नॉर्थ बंगाल इसके लिए, ठीक है। इससे उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हुई थी। दीज क्रॉप्स हेल्प इंक्रीज एग्रीकल्चरल सरप्लस, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है नॉर्थ बंगाल वाले एरिया का वो इतना ज्यादा बढ़ पाया था। फिर आपका ग्रोथ ऑफ रूरल सेटलमेंट। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनफ फूड टू सपोर्ट। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो काफी बढ़िया हो रहा है, जिस वजह से ऑर्डिनरी लोग जो थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, सोल्जर्स जो थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनको सपोर्ट मिल पा रहा था, ठीक है। इसके बाद है रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आया, बहुत सारे न्यू विलेजेस और सेटलमेंट्स आपके डेवलप हो पाए, क्योंकि हमारे पास अब सरप्लस मात्रा में प्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है। इवन प्रीवियसली स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स बिकेम सेटल्ड, यानी कि जहाँ पे पहले उतना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन नहीं है वो एरिया भी काफी पॉपुलेटेड होने लग गया है, ठीक है। जहाँ पे उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था वहां भी ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है, क्योंकि नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है लोगों को पता चल गई है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है आपका लिमिट्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। Now, historians cannot write a complete and continuous political history of this region because records about kings and dynasties are incomplete. देखो कहने का क्या मतलब है, देखो सबसे मतलब कोइंसिडेंस है ये, जब गुप्ता एम्पायर आपका डिक्लाइन हो रहा था ना 6th सेंचुरी एडी के बाद, उस टाइम में ईस्टर्न इंडिया आपका डेवलप हो रहा था।
तो गुप्ता पावर आपकी वीक हो रही थी। गुप्ता पावर वीक होने के बाद जो लोकल स्टेट्स थे वो आपके इमर्ज होने लग गए, रीजनल पावर्स आपके ग्रो हुए और इस वजह से अल्टीमेटली आपका जो सिविलाइजेशन है ना वो आपका इतने बढ़िया तरीके से डेवलप हो पाया था, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस अभी भी ना प्रॉपर एक कंप्लीट और कंटिन्यूअस पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिख पाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है और न्यू न्यू सिविलाइजेशन वहां पे बन रहे हैं, जहाँ पे रिटन सिस्टम एक टाइम का बिलोंग कर रहा है, एक टाइम का बीच में फिर गैप है। इस वजह से हिस्टोरियंस के पास भी वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है कि कौन से किंग्स किस एरिया में थे, कौन सी डायनेस्टीज थी। जैसे हमको पूरा नॉर्थ का पता है, ठीक है, कि नॉर्थ में ये किंग आए, गुप्ता आए, मगध रहा आपका, मौर्यंस रहे, कुशान्स आए, तो क्योंकि उनका एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड हमको मिल पाया है, ठीक है। ये था, हाउएवर द अवेलेबल एविडेंस क्लियरली शो स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। लेकिन जो हमारे पास बचे कुचे जो भी हैं अभी एविडेंसेस, उनसे पता तो ये चल गया है कि सिविलाइजेशन तो था ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। इसके बाद है डेवलपमेंट आफ्टर द गुप्ता डिक्लाइन। इंटरेस्टिंगली द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर डिड नॉट स्टॉप डेवलपमेंट। अब डेवलप ऐसा नहीं कि गुप्ता एम्पायर आपका चला गया तो डेवलपमेंट आपका रुक गया, बल्कि डेवलपमेंट आपका हो रहा था। इंस्टेड मेनी प्रीवियसली अननोन रीजन्स बिकेम टू गेन इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल्स जैसे कि रेड सॉइल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा, फॉरेस्ट रीजन ऑफ झारखंड एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश। अर्लियर दीज रीजन्स वर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ruled by tribal chiefs, but gradually they became more developed and settled। कहने का क्या मतलब है कि पहले ना आपके जो वो एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थे, कई ऐसे रीजन्स थे जो पहले आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो सडनली आपके इंपॉर्टेंट बन गए। जैसे कि आपका जो ये रेड सॉइल वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा और जो थोड़ा बहुत एमपी में जो है, ये एरिया डिफिकल्ट थे कल्टीवेशन के लिए, बट आज ये जो एरियाज है ये आपके लार्जली झारखंड वाले रीजन में आते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़िया पॉपुलेशन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सिमिलरली बांग्लादेश वाला जो रीजन है, ये वो एरिया था जहाँ पे आपका अलूवियल सॉइल था, हेवी रेनफॉल था, जंगल, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से ये पूरा फर्टाइल रीजन आपका बन गया, ठीक है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो रीजन है, ये रीजन आज का जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना वो है, तो यहाँ भी सेटलमेंट्स आपके पूरे तरीके से डेवलप हो पाए थे। तो ग्रेजुअली आप देख रहे हो धीरे धीरे करके असम में और बाकी के एरियाज में डेवलपमेंट आ गए। इसके बाद है एक्सपेंशन इनटू डिफिकल्ट रीजन्स। तो civilization also spread in areas that were difficult to cultivate, such as dense forest, marshy lands, regions with heavy rainfall। ये इंक्लूड करता है, मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश एंड ब्रह्मपुत्र वैली वाला एरिया। ओवर टाइम दीज एरियाज बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो कहने का क्या मतलब है, सिविलाइजेशन के आने की वजह से ना जो आपके एरियाज काफी डिफिकल्ट थे, जहाँ पे पहले प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, जहाँ पे आपका नॉर्मल रहना भी मुश्किल था, उन एरियाज में भी आपके सिविलाइजेशन शुरू हो गए थे, ठीक है। तो वो कैसे हो पाए थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो किया है गुप्ता रूलर्स ने, ठीक है। लेकिन जैसे आपके गुप्ता रूलर्स चले गए, गुप्ता पावर आपकी डिक्लाइन हो गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिविलाइजेशन नहीं थे। जब आपकी गुप्ता पावर डिक्लाइन हो रही है उस टाइम पे सिविलाइजेशन आपकी शुरू हो रही है इन एरियाज में, ईस्टर्न एरियाज में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्लियर पिक्चर सिविलाइजेशन को लेके। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और अब तो हमारे थोड़े से चैप्टर बचे हैं, फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो बताना मुझे। और अगर आपको जीएस के नोट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया परचेज करने हो तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।